गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। आई होप कि आप बहुत अच्छे से अच्छी बातें सीख रहे हैं और अपना नॉलेज बैंक जो है वो बढ़ा रहे हैं, क्योंकि नॉलेज बैंक बढ़ेगा तभी कम्युनिकेशन स्किल्स और कन्वर्सेशन स्किल्स अच्छे हो सकते हैं। तो आज का हमारा जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा ड्रामेटिक मोनोलॉग। अब ड्रामेटिक मोनोलॉग होता क्या है, इसका यूज़ क्यों किया जाता है और किन किन ने इसे यूज़ किया, इसको फर्स्ट ओरिजिन कहाँ से मिला, इसी सब के बारे में ये वीडियो है। वीडियो अंत तक देखिएगा ताकि आपको जो भी डाउट है ड्रामेटिक मोनोलॉग के बारे में वो आपके क्लियर हो जाए। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। ड्रामेटिक मोनोलॉग, अगर मैं वर्ड बाय वर्ड इसको बताना चाहूँ कि ड्रामेटिक मोनोलॉग का मीनिंग क्या है, तो ड्रामा से आप मीनिंग समझते हैं वो सारी चीज़ें, यानी वो कोई भी दृश्य जिसके अंदर ड्रामा की क्वालिटीज़ हों, यानी एक कैरेक्टर होना चाहिए, स्पीच होनी चाहिए और इमोशंस बहुत ज़्यादा होने चाहिए उसके अंदर। तो ड्रामे की जो क्वालिटीज़ होती हैं, दैट इज़ अ मीन अ ड्रामेटिक। मोनो मीन्स सिंगल और लॉग मीन्स स्पीच, यानी कि वो सिंगल स्पीच, किसी एक कैरेक्टर के द्वारा बोली जाने वाली वो सिंगल स्पीच जिसके अंदर ड्रामे की सारी क्वालिटीज होती हैं, क्या कहलाते हैं? ड्रामेटिक मोनोलॉग कहलाते हैं। ड्रामेटिक मोनोलॉग को आप ऐसा समझ सकते हैं कि सामने एक कैरेक्टर बैठा हुआ है और आप उससे अपने दिल की बात, अपने पास्ट के बारे में कोई बात, अपने फ्यूचर के बारे में कोई बात कहते हैं, लेकिन जो दूसरा कैरेक्टर है वो सिर्फ सुनता है, वो इसमें कोई पार्ट नहीं लेता और आप उसे, जो दूसरा कैरेक्टर, जो पहला कैरेक्टर है वो सिर्फ उससे बातें करता रहता है, यानी कि एक ही कैरेक्टर बोलेगा और दूसरा कैरेक्टर उसको सुनेगा, लेकिन सुनने वाले कैरेक्टर का प्रेजेंस होना जरूरी है। इट इज कॉल्ड ड्रामेटिक मोनोलॉग। अब अगर ड्रामेटिक मोनोलॉग के बारे में बात करें तो कौन कौन सी चीज़ों का होना ज़रूरी है ड्रामेटिक मोनोलॉग के लिए? जैसा मैंने अभी बताया था, स्पीकर का होना ज़रूरी है, लिसनर का होना ज़रूरी है, यानी जो सुनेगा उस चीज़ को, उसका होना भी बहुत ज़रूरी है। और तीसरा, उसमें ड्रामा, यानी कि ड्रामेटिक क्वालिटीज़ का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ड्रामेटिक क्वालिटीज़ आपको पता है, आप एक ड्रामा में और एक कहानी में अंतर इजीली बता सकते हैं। तो ड्रामेटिक क्वालिटीज़ का होना ड्रामेटिक मोनोलॉग में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर मैं ओरिजिन की बात करूं ड्रामेटिक मोनोलॉग की, तो ये एंशियंट ग्रीक ट्रेजेडीज में मिला करता था, यानी जब एक ट्रेजेडी लिखी जाती थी तो उसके अंदर कहीं ना कहीं एक छोटी सी स्पीच डाल दी जाती थी जिसमें एक कैरेक्टर अपनी भावनाओं को व्यक्त किया करता था किसी के सामने। तो हमें जो पहला इसका ओरिजिन मिलता है ये ग्रीक ट्रेजेडीज में मिलता है। धीरे धीरे रेनेसा पीरियड जब शुरू हुआ और बहुत ज़्यादा आदान प्रदान होने लगा संस्कृतियों का, तो इंग्लैंड में रेनेसा के दौरान ये ड्रामेटिक मोनोलॉग का उदय हुआ। आप जानते हैं जो हैमलेट लिखा था शेक्सपियर ने, उसमें भी ड्रामेटिक मोनोलॉग का एक स्पीच दिया हुआ है हैमलेट के थ्रू। इसके बाद विक्टोरियन एज में जो इंग्लैंड के अंदर ड्रामेटिक मोनोलॉग का बहुत ज़्यादा यूज होने लगा और इसके जो सबसे फेमस राइटर कह लीजिए आप थे, वो थे रॉबर्ट ब्राउनिंग। तो रॉबर्ट ब्राउनिंग का माई लास्ट डचेस जो है, उसमें जो ड्रामेटिक मोनोलॉग है वो बहुत फेमस है। इसके अलावा टेनिसन ने भी ड्रामेटिक मोनोलॉग का काफ़ी इस्तेमाल किया है अपनी पोएटिक कंपोजिशंस के अंदर। यूलिसिस उसके अंदर से एक बेस्ट एग्जाम्पल है इसका। अब ड्रामेटिक मोनोलॉग को हम बता सकते हैं कि इट इज अ पोएटिक कंपोजिशन रिटन इन द फॉर्म ऑफ स्पीच और कन्वर्सेशन ऑफ एन इंडिविजुअल कैरेक्टर। जैसे बताया गया कि एक ही कैरेक्टर बताएगा इस स्पीच को, ऐसा नहीं है कि मैं अपनी भावनाएं व्यक्त करूंगी तो जो लिसनर है वो भी उसके रिएक्शन में कुछ कहेगा, नहीं, बोलना सिर्फ मुझे है, मुझे अपने ड्रामेटिक सीन क्रिएट करने हैं और अपनी स्पीच को लिसनर तक पहुंचाना है। यहाँ पर पोएट जो भी कुछ कहना चाहता है अपने माध्यम से नहीं कहेगा, उसे कैरेक्टर का इन्वेंशन करना पड़ता है, उस कैरेक्टर के थ्रू वो अपनी बातों को कहलवाता है, डायरेक्ट नहीं बता सकता है इसके अंदर पोएट या फिर जो ऑथर है अपनी बातों को। It compresses into a single vivid scene having a narrative sense of the speaker's history and psychological insight into the character। जब कोई व्यक्ति बहुत ज़्यादा साइकोलॉजिकली इम्पैक्टेड होता है किसी भी इंसिडेंट से और वो
खुलकर बात करना चाहता है अपने उन भावनाओं के बारे में बहुत टाइम के बाद, तो अगर उसे कोई ऐसा मौका मिलता है जो उसकी कोई बात सुन सकता है, तो वो जो भावनाएं निकल कर आती हैं वो किस रूप में प्रेजेंट की जा सकती हैं? एक पोएटिक कंपोजिशन के रूप में इस्तेमाल की जाती हैं। और यही पोएटिक कंपोजिशन क्या कहलाता है? ड्रामेटिक मोनोलॉग कहलाता है। सपोज करिए मुझे आपसे कुछ कहना है, बहुत दिन हो गए हैं, मेरे दिल में कोई बात दबी हुई है और अब मैं उसे किसी के सामने जाहिर करना चाहती हूँ, तो मैं किसी ऐसे व्यक्ति को ढूंढूंगी जो मेरी बातों को सुने और सिर्फ सुने, रिएक्शन ना करे उसके ऊपर। तो ऐसा कोई भी सीन अगर क्रिएट होता है तो उसे क्या कहते हैं? ड्रामेटिक मोनोलॉग कहते हैं। इट मीन्स अ सेल्फ कन्वर्सेशन, स्पीच और टॉक्स विच इंक्लूड्स साइलेंट इनक्लोटर प्रेजेंटेड ड्रामेटिकली। जैसे कि मैंने बताया था कि प्रेजेंट तो है कोई मेरे सामने, यानी कैरेक्टर के सामने दूसरा कैरेक्टर तो है, लेकिन वो साइलेंट ही रहेगा। दिस इज ड्रामेटिक मोनोलॉग। Here a person speaks to someone else to reveal specific intention of his action. याद रखिए ड्रामेटिक मोनोलॉग ऐसे ही नहीं लिखा जाता, कहीं ना कहीं किसी ना किसी कैरेक्टर के अंदर कुछ ऐसा भावनाएं छुपी रहती हैं जिन्हें उन्हें व्यक्त करना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। और जब कोई ऐसा सीन निकल कर आता है तो पोइट हमेशा ड्रामेटिक मोनोलॉग का सहारा लेते हैं कि इतनी सारी भावनाएं जो उस कैरेक्टर की हैं जिसे वो किसी को बताना चाहता है और अभी तक नहीं बता पा रहा है, तो चलिए एक ड्रामेटिक मोनोलॉग लिख देते हैं जिसके थ्रू वो अपनी भावनाएं यानी इनसाइट और इंटेंशन जो है वो दूसरों को बता सके। अब अगर ड्रामेटिक मोनोलॉग की हम क्वालिटीज की बात करते हैं तो देखिए मैंने आपको बताया था थ्योरेटिकल क्वालिटीज इसके अंदर होनी चाहिए। ये पोयम है जो ऑडियंस के समक्ष पढ़ी जाती है और इसमें कैरेक्टर होता है, प्लॉट होता है और स्पीच होता है, यानी फेस टू फेस एक कन्वर्सेशन होती है। और जब फेस टू फेस कन्वर्सेशन होती है तो बॉडी लैंग्वेज का बहुत बड़ा हाथ होता है उसके अंदर। तो जब बॉडी लैंग्वेज का हाथ होता है बहुत बड़ा उसके अंदर, तो आप समझ सकते हैं कि वहाँ ड्रामा जरूर होगा। तो इस तरीके से ड्रामेटिक मोनोलॉग की पहली क्वालिटी ये होती है कि उसके अंदर एक ड्रामेटिक जो क्वालिटीज हैं वो प्रेजेंट होनी चाहिए। दूसरा, कैरेक्टर का मेंटल कन्फ्लिक्ट और प्रेशर शो किया जाता है, यानी वो इंटेंशन, वो प्रेशर जो बहुत टाइम से उसके अंदर है, उसको बाहर निकालना चाहता है, वो उसे किसी को बताना चाहता है, वो मजबूर है। अगर वो नहीं बताएगा तो कहीं ना कहीं उसकी मानसिक स्थिति पर इसका असर पड़ेगा। तो वो एक ऐसे सिचुएशन ढूंढता रहता है कि कहीं कोई मुझे कैरेक्टर मिले और मैं उसको अपनी बातें बताऊं। There are the words of one solitary speaker with no dialogue coming from the other side character. कैरेक्टर साइलेंट है जैसे मैंने आपको बताया था, जो सामने बैठा हुआ कैरेक्टर वो कुछ भी नहीं बोलता, सिर्फ रिसीवर एंड पर रहता है। The reason poet chooses to write poem like this is to express a point of view through the words of a character. जब कभी भी किसी भी पोएट को ये लगता है कि अब मुझे यहाँ अपने दर्शकों से कुछ कहना है तो वो डायरेक्ट कह सकता है, लेकिन बड़ी चालाकी से पोइट क्या करता है, कैरेक्टर के थ्रू वो बातें कहलवा देता है। तो यानी कि कहना तो चाहेगा पोइट ही, लेकिन वो अपनी लैंग्वेज में नहीं कहेगा, वो किसके थ्रू कहलवाएगा उन सब बातों को? किसी एक कैरेक्टर के थ्रू कहलवाएगा और सुनने वाला दूसरा कैरेक्टर वो उसके सामने प्लॉट कर देता है। तो ये क्वालिटीज होती हैं ड्रामेटिक मोनोलॉग की। अगर मैं एग्जाम्पल्स की बात करती हूँ ड्रामेटिक मोनोलॉग की, तो मैंने आपको बताया था रॉबिन ब्राउनिंग इज द बेस्ट एग्जाम्पल टू क्रिएट द ड्रामेटिक मोनोलॉग इन इंग्लिश। तो इसमें माई लास्ट डचेस के अंदर जो ड्रामेटिक मोनोलॉग है वो बहुत फेमस है। इसके अलावा टी.एस. इलियट ने भी इसको अपने पोएटिक कंपोजिशन में लिखा हुआ है, वो भी काफी यूज किया करते थे ड्रामेटिक मोनोलॉग को। इसके अलावा मार्थ्यू आर्नोल्ड हो गया, टेनिसन हो गए, इन सभी ने ड्रामेटिक मोनोलॉग का काफी यूज किया है। तो आप ये ड्रामेटिक मोनोलॉग पढ़ सकते हैं ताकि आपको पता चल जाए कि वास्तव में जो इंटेंशन है वो किसके थ्रू किस तरह से प्रेजेंट की जाती है। तो मेरे ख्याल से आपको अब ड्रामेटिक मोनोलॉग के बारे में सारी जानकारी मिल गई है। तो कम से कम आप एक या दो ड्रामेटिक मोनोलॉग जरूर पढ़कर देखिएगा। ये एक छोटा सा कंपोजिशन होता है जो किसी भी लॉन्ग कंपोजिशन के अंदर लिखा जाता है। सपोज करिए हम एक नाटक लिख रहे हैं या हम एक नॉवल लिख रहे हैं या फिर हम एक कोई कंपोजिशन कर रहे हैं, लिटरेरी कंपोजिशन, तो उसमें एक छोटी सी स्पीच कहीं भी किसी एक कैरेक्टर के थ्रू दूसरे कैरेक्टर के सामने अगर प्रेजेंट की जाती है तो वहां ड्रामेटिक मोनोलॉग का यूज होता है। आई होप दैट यू अंडरस्टैंड व्हाट इज ड्रामेटिक मोनोलॉग। अभी सबसे बड़ी चीज क्या आती है कि ड्रामेटिक अगर मोनोलॉग है तो फिर सोलोलिकी क्या है?
क्योंकि सोलोलिकी भी केवल एक ही कैरेक्टर के थ्रू बोली जाती है और ड्रामेटिक मोनोलॉग भी। तो आपको बता देते हैं, ड्रामेटिक मोनोलॉग जब बोला जाता है तो सामने के साइड एक कैरेक्टर प्रेजेंट होता है। लेकिन सोलोलिकी क्या होता है, कोई भी कैरेक्टर किसी भी कोने में जाकर अपने आप से अगर बातें करता है, उसके सामने किसी कैरेक्टर का होना जरूरी नहीं है, वो अपने आप से ही अपनी भावनाओं को व्यक्त करता है। जैसे कहते हैं ना, अकेले में बड़बड़ाना, वो तो अकेले में अपने आप से ही बातें कर रहा था, दैट इज कॉल्ड सोलोलिकी। लेकिन अगर अपने दिल की बात, अपने ख्यालात आप एक किसी ऐसे कैरेक्टर को बता रहे हैं, ऐसे किसी व्यक्ति को बता रहे हैं जो सिर्फ आपकी बातें सुनता है और आपके इमोशंस को समझता है, आप जो कुछ कहना चाहते हैं उसके सामने कह सकते हैं, तो ये ड्रामेटिक मोनोलॉग है। और सोलोलिकी अपने आप से ही अपने बारे में बात करना सोलोलिकी कहलाता है। दिस इज द मेन डिफरेंस बिटवीन सोलोलिकी एंड ड्रामेटिक मोनोलॉग। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा और ड्रामेटिक मोनोलॉग के बारे में आपके सारे संशय दूर हो गए होंगे। तो अगर ये वीडियो पसंद आया तो काइंडली शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। उन सभी लोगों को जिनको आप समझते हैं कि इस वीडियो की आवश्यकता है, उनको ज़रूर 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 शेयर कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल एंड।